दोस्तों, एक महिला अपनी जवान बेटी को घर पर छोड़कर प्रयागराज जाती है। वहां स्नान करती है और गंगा माँ से दुआएं मांगती है। वह कहती है कि हे माँ, अगर मेरे परिवार की परेशानी किसी तरीके से आप दूर कर दें तो फिर मैं यहाँ पर दोबारा डुबकी लगाने के लिए आऊंगी। वह अपनी जवान बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती है, लेकिन उस महिला को नहीं पता कि जिस बेटी के लिए वह दुआएं कर रही है, उस बेटी का उसके ही घर में दो लोग क्या हाल कर रहे हैं। आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और उस महाकुंभ में देश के हर कोने से, हर गांव से कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से 100-200 लोग महाकुंभ में पहुंच ना रहे हों। दोस्तों, ऐसे ही यह महिला भी अपने गांव से कुछ लोगों के साथ प्रयागराज जाने के लिए तैयार होती है और अपनी बेटी से, जिस बेटी का नाम सुनीता होता है, सुनीता की उम्र 21 साल होती है। माँ ने अपनी बेटी सुनीता को वह फोन दिला दिया। उसके बाद कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, उसके बाद जो वह महिला अपने गांव वालों के साथ चली जाती है। दोस्तों, जैसे ही वह जाती है, इधर सपना जो है आजाद हो जाती है। उसकी बातचीत एक लड़के से चल रही थी, जिस लड़के का नाम लक्ष्मण होता है। उसके गांव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव होता है। एक मायने में उसका वो बॉयफ्रेंड होता है। उसके घर पर भी उसका आना जाना होता है, क्योंकि लक्ष्मण से सुनीता की शादी तय की गई थी। कभी कभार लक्ष्मण उसके घर पर आता जाता था। सुनीता जो है वह लक्ष्मण से कहती है कि अक्सर आप दिन में आते थे, मुझसे मिलते थे। तो कहती है, अभी तक तुम दिन में मिले हो, जितनी बार भी मिले हो, क्या तुम रात में नहीं मिलोगे? लक्ष्मण कहता है, क्या बात कर रही हो? तो कहती है कि मैं सही कह रही हूँ। माँ जो है महाकुंभ में गई हैं स्नान करने के लिए और अब 2-4 दिन बाद ही आएंगी, तो अच्छा मौका है। घर में दादी हैं, उन्हें ना तो ज्यादा दिखाई देता है ना ज्यादा सुनाई देता है, तो इसलिए तुम जो हो, अगर हो सके तो आ जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लक्ष्मण कहता है कि ठीक है, क्यों नहीं आऊंगा। अब दोस्तों, जैसे ही शाम हुई, रात हुई, सुनीता ने खाना बना लिया। उसके बाद अपनी दादी को खिला दिया, अच्छे से उनको सुला दिया और फिर उसके बाद वह लक्ष्मण का इंतजार करने लगी। अच्छे से तैयार भी हो जाती है। कुछ देर के बाद लक्ष्मण आ जाता है, लेकिन वह अकेला नहीं आता, उसके साथ उसका दोस्त आता है जिसका नाम नवीन होता है। उसको देखते ही सुनीता कहती है, यह कौन है, इसको क्यों लेकर आए हो? तो वह कहता है कि ये मेरा दोस्त है, जैसे मैं हूँ वैसे यह भी है। मैं तो तुम्हें अकेले बुलाई थी, इसका क्या यहाँ पर काम है? दोस्तों, उसके बाद लक्ष्मण जो है उससे कहता है कि वह समझ लो, हमारे इसमें कोई फर्क नहीं है और आज जो भी हम करेंगे हम तीनों मिलकर करेंगे। अब इतना सुनते ही सुनीता थी वो बौखला जाती है। कहती है, क्या बात कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई खाने वाली चीज हूँ, बांटने वाली चीज हूँ जो तुम इसके साथ मिलकर मुझे बांटोगे? और हमारी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? तो वह कहता है, यार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसमें कोई फर्क नहीं है, मेरा जिगरी यार है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनीता बहुत झल्ला जाती। वह कहती, अभी यहाँ से तुम चले जाओ और मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन वह जो है उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है मान जाओ। सुनीता से कहता है, यहीं पर कहीं सो जाएगा, लेकिन सुनीता मानती नहीं, कहती बिल्कुल नहीं, दोनों यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह कहता है, ठीक है, इतने ठंड में आए हैं, कम से कम चाय पिला दो और हम दोनों यहाँ से चाय पीकर चले जाएंगे। तब दोस्तों वह जाती है और चाय बनाकर लेकर आती है। वह दोनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं। नवीन कहता है कि वैसे तो तू कहता है यह तेरी हर बात मानती है, लेकिन आज यह क्यों मना कर रही है? नवीन कहता है कि इतने पैसे मैंने तुझ पर खर्च किए। उधर सुनीता चाय बना रही होती, इधर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। चाय भी बन जाती है। उसके बाद वो उन दोनों के सामने लेकर आती है, लेकिन वह पहले से मुंह फुलाए हुए थी। किसी तरीके से दोनों ने चाय पी और उसके बाद जब चाय पीते हैं तो वह कहती है, ठीक है, अब दोनों यहाँ से जाओ। दोस्तों, जब वह दोनों जाने के मूड में नहीं होते, जाने के लिए आए ही नहीं थे, वह सुनीता से कहते हैं कि आज हम नहीं जाएंगे और तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगा। सुनीता कहती है कि मुझे खुद तुमसे शादी नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो लक्ष्मण होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनीता इस पर कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी, अभी आस पड़ोस जो भी है मैं उनको बुला लूंगी। और इतना सुनते ही दोस्तों लक्ष्मण बौखला जाता है और उसके बाद उसको अंदर एक बिस्तर पर उसको पटक देता है। वह शोर मचाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। उसके बाद दोस्तों पूरी तैयारी के साथ वह दोनों आए थे। वह दोस्तों उसके दुपट्टे से या फिर उसकी माँ की साड़ी थी उससे उसका हाथ पैर सब बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं,
ताकि वह कुछ शोर ना मचा पाए। और उसके बाद दोस्तों वह पूरी तरीके से असहाय हो जाती है। जब वह असहाय हो जाती है तो वह दोनों ड्रिंक वगैरह लाए थे उसको पीते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों जिस काम के लिए आए थे बारी बारी से उसके साथ हैवानियत करते हैं। सुनीता कितना झेलती, कुछ देर में वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर वह लोग ड्रिंक करने लगते हैं, वह होश में आती है। इस तरीके से लोग उसके साथ जो दरिंदगी की सारे हदें पार कर देते हैं। सुनीता जो है उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बगल वाले कमरे में उसकी जो दादी सोई थी, उन्हें यह नहीं पता कि मेरे बगल के कमरे में मेरे चंद कदमों के कुछ दूरी पर उनके घर में उस लड़की के साथ क्या हो रहा था। दोस्तों उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था। यह लोग जो है उसके साथ जितना मर्जी जो भी कर सकते थे मनमानी की। और उसके बाद लक्ष्मण कहता है कि यार अब चले निकलते हैं। तो प्रवीण कहता है कि इसका क्या करें। जो सुनीता थी बेहोश थी तो वह कहता है यार बेहोश है, चल इसका गला दबा देते हैं, नहीं तो यह उठेगी तो हम लोगों को फंसा देगी, शोर मचाएगी, तो फिर क्या होगा। लेकिन जो लक्ष्मण था वो कहता है यार अब जब आदमी बेहोश हो जाता है उसके बाद जब होश में आता है फिर उसकी याददाश्त नहीं रह जाती, पिछला क्या हुआ उसके साथ उसे कुछ पता नहीं रहता। वह कहता है कि तुझे ज्यादा चढ़ गई, वैसे भी होश में भी आएगी तो किसी से कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। वहाँ से वो निकल जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों उसी हालत में ऐसे पड़ी रहती है, इधर उधर लुढ़कती है, डोलती, लेकिन वह कहीं से कुछ कर नहीं पाती है। सुनीता का हाल बहुत बुरा हो जाता है। दादी जो उठ जाती है और उसके बाद जब सुबह हो जाती है कमरे में देख सुनीता की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझने में देर नहीं लगती आखिर सुनीता के साथ क्या हुआ है। उसका जो हाथ पैर बांधा था सब खोलती, मुंह से कपड़ा निकालती, उससे पूछती है कि कौन था यहाँ, क्या हुआ, उसके साथ कौन आया था। तो दोस्तों फिर वो रोने लगती है और उसके बाद बताती है कि लक्ष्मण यहाँ आया था। जैसे वह लक्ष्मण का नाम सुनती है तो वो कहती है कि क्या बात कर रही है, लक्ष्मण क्यों ऐसा तुम्हारे साथ करेगा, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। सुनीता ने रोते हुए कहा कि नहीं उसने ही ऐसा किया है। उसे समझाती है कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस बात को वहीं पर भूल जाओ, किसी से कुछ मत कहना और उससे तुम्हारी शादी होने वाली। लेकिन दोस्तों सुनीता फिर जो कहती है वह नहीं आया था, उसके साथ एक उसका दोस्त भी आया था और उन दोनों ने मिलकर यह सब किया है। अब दोस्तों जैसे ही दादी सुनती है कि वो एक नहीं दो लोग थे, फिर उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो कहती है कि माँ को फोन कर देती हूँ। दादी कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, पहले चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोनों लोग पुलिस चौकी पर जाती हैं, वहाँ पर सारी बात कहती हैं, दोनों को वहीं पर बिठाते हैं। उसके बाद वह वहाँ से फौरन निकलते हैं। दोस्तों पुलिस जाती है उनके घर पे और उन्हें सोते हुए दबोच लेती है। उसके बाद उन्हें उठाकर थाने पर लेकर आती है और उसके बाद उनसे पूछताछ करती है। वह लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद सुनीता की माँ को फोन लगाया जाता है कि आप अपने घर पर आ जाइए, आपके घर ऐसी बात हो गई है। उसकी माँ जो है वहाँ से रोते वापस आ जाती है और जब घर पर अगले दिन पहुँचती है अपना सर पकड़ लेती है, अपना माथा पीटने लगती है, मैंने अपनी बेटी पर क्यों भरोसा किया। सुनीता अपना सर पीटती है कि मैंने लक्ष्मण पर क्यों भरोसा किया। दोस्तों सुनीता क्या दुनिया की कोई भी लड़की इस लोगों को माफ नहीं करना चाहेगी। दोनों को जेल भेज दिया जाता है। किसी पर इतना भरोसा ना करें जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।